गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सीए फाउंडेशन की अकाउंटेंसी। 2 चैप्टर कर चुके हैं अपन, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री। ये हमारा 3rd चैप्टर है, कैश बुक। कैश बुक मैं ये कहता हूँ कि पूरी अकाउंटेंसी में सबसे सिंपल चैप्टर है। मीन्स मुझे अगर कैश बुक पढ़ाना हो तो मुझे कोई सा भी चैप्टर नहीं पढ़ाऊँ, मैं अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं समझाऊँ, मैं तेल लेने गई अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्रीज, कुछ भी। बस मैं चाहता हूँ कि बंदे को प्लस माइनस करना आता है कि नहीं आता। मीन्स अगर मुझे यूँ कहे कि ये गुमानपुरा गेट पे जो लेबर खड़ी रहती है उसमें से एक को उठा के आपको कैशियर बनाना है, मैंने कहा बना सकता हूँ और आधे घंटे में बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ये कैसे? कैशियर, अकाउंटेंट नहीं बोला, क्या बोला? कैशियर। कैशियर कौन होता है? जो कैश की एंट्री करता है। नहीं, जो हम कहेंगे जो कैश हैंडल करता है। जो कैश हैंडल करता है मतलब कैश का लेन देन जो देखता है वो कौन है? कैशियर। अब वो लेन देन देखता है तो रिकॉर्ड तो उसको ही करना पड़ेगा, तूने किससे रिसीव किया और तूने किसको पे किया। डन। तो अब 2 मिनट में सीखते हैं कैश बुक कैसे बनाई जाती है। हम क्या करेंगे, एक पीस ऑफ पेपर लेंगे और उसको फोल्ड करेंगे हाफ, बीच में एक लाइन आ जाएगी। बस मैंने कहा ये बेटा तेरे को प्लस माइनस तो करना आता ही है ना, ये ले ये पेपर। अब तुझे क्या करना है कि जो इधर वाली साइड है, अब जिससे ही पैसे ले तो इधर लिख देना और किसी को भी पैसे दे इधर लिख देना। एंड में दोनों का टोटल कर देना, कितना आया कितना गया, और बाद में बैलेंस निकाल देना। हो गई कैश बुक। क्या बड़ी बात है। तो इसीलिए वो लोग, उनको तो मैंने ये बताया भी नहीं कि अकाउंटिंग में तो भाई हिसाब किताब बराबर होना चाहिए, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस होता है। कुछ भी नहीं बताया मैंने उसको। मैंने डेबिट क्रेडिट भी नहीं बताया उसको। मैंने तो क्या बोल दिया, सिंपल सी बात है, एक पीस ऑफ पेपर के 2 पार्ट कर दे। इस साइड को बोलेंगे रिसीट वाली साइड, इस साइड को बोलेंगे अपन पेमेंट वाली साइड। खत्म बात। जब तो किसी से भी पैसे रिसीव करें तो इधर लिख देना। अब जब पैसे रिसीव करेगा तो क्या लिखेगा? किससे किए और कितने किए। और क्योंकि ये तेरा रोज का ही काम है तो क्या लिखेगा? कब किए, किससे किए और कितने किए। पेमेंट दिया तो कब दिया, किसको दिया और कितना दिया। खत्म बात। एट द एंड टोटल लगा देना कि रिसीव कितना हुआ, पे कितना हुआ, डिफरेंस निकाल लेना। कभी तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि तूने रिसीव कम किया हो, पेमेंट ज़्यादा किया हो। तेरे पास पैसे हो 10,000 रुपये और तूने दे दिए हो 12,000 रुपये, कभी पॉसिबल है? नहीं। तो हमेशा रिसीट वाली साइड ज़्यादा होगी, पेमेंट वाली साइड या तो बराबर हो जाएगी या कम होगी। जो भी बचेगा वो क्या है? डिफरेंस है। जो भी यहाँ पे डिफरेंस आए जेब में पैसे गिन लेना। बराबर होने चाहिए। बराबर नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चूक है कि नहीं? समझ में आया? अब कैश बुक बनाना तो सीख गए। अब पूछते हैं क्यों बनाए कैश बुक सर? क्या जरूरत आ गई? आपने अभी हमें जर्नल एंट्री पढ़ा, ये तो वो लेबर को अपन ने कैशियर बना दिया, खत्म बात। अब हम अपन बात करेंगे, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी लोग क्यों बनाते हैं कैश बुक। हाँ, बिंदास। आपके मन में जो आए बक दो। पढ़ने आए हो, कुछ गेन करके ही जाओगे। गलत है, प्रीवियस नॉलेज के बेस पे गलत है, अभी सही हो जाएगी। क्यों बनाते हैं? हैंड रेस करो और बोलो क्यों बनाते हैं। और डरना नहीं है, बोलना है, गलत ही बोलना हो, क्योंकि वो कौन सा सही बोलता है। बोल बेटा। कैश के और क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को अलग करना और कैश के बैलेंस को सेटल करना, सर्टेन करना, पता लगाना। तो 2 में से एक बात गलत, एक बात सही। ये उद्देश्य नहीं था कैश अलग हो जाए और क्रेडिट अलग हो जाए। कैश का बैलेंस पता पड़ जाए, और बैलेंस भी कैसे पता पड़ जाए? इंस्टेंट। इसलिए कैश बुक बनाई जाती है। एग्जाम्पल, जर्नल एंट्री से मेरा एक पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था। क्या पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा था? आप जर्नल एंट्री में क्या कर रहे थे? सारे ट्रांजैक्शन वहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे। कैश के ट्रांजैक्शन भी तो वहाँ रिकॉर्ड हो रहे थे। कैश बुक बनाने की अलग से ज़रूरत कहाँ आ गई? वहाँ रिकॉर्ड हो तो रहे थे कैश के ट्रांजैक्शन। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो हो रहे थे पर उससे कोई यूटिलिटी तो निकल ही नहीं रही। उससे आपको कैश का बैलेंस तो पता लगा ही नहीं पा रहे थे, है कि नहीं? अब अगर आपको कैश का बैलेंस पता लगाना हो, मेरे एक दुकान के नौकर पे शक हो गया कि यार मैं गर्दन इधर उठाता हूँ तो इधर से एक नोट गायब हो जाता है, धीरे धीरे नोट कम हो रहे हैं।
मेरे को शक हो गया, लेकिन पता कैसे लगाऊं? सीसीटीवी नहीं है मेरे पास, पता कैसे लगाऊं? तो पता कैसे लगेगा? फिर पहले कैश का बैलेंस निकालो और फिर गले में चेक कर लो कि उतना पैसा है कि नहीं। अब कैश का बैलेंस निकालने जाऊं तो वहाँ तो जर्नल एंट्री में तो खिचड़ी बनी पड़ी है, सारे ट्रांजेक्शन वहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं, सेल, परचेज, क्रेडिट, कैश, सब कुछ वहीं हो रहा है। तो मुझे तो फिर एक बार कैश 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 ढूंढना पड़ेगा, और एक बार ढूंढ लूँ तो फिर सारे कैश के डेबिट को अलग से प्लस करूँ, क्रेडिट को अलग से प्लस करूँ, तब जाके क्या निकले? बैलेंस निकले। ये तो बहुत लंबा काम हो गया। मेरे को तो हर थोड़ी देर में कैश का बैलेंस चेक करना है यार, थोड़ी देर में नहीं तो सिर्फ डे के एंड पे तो कैश का बैलेंस चेक करना ही करना है। करना है कि नहीं करना? इससे तो यूटिलिटी निकल नहीं रही। तो अपन ने एक काम करा, अरे यार अपन बिजनेस कर ही क्यों रहे? बिजनेस क्यों कर रहे हैं अपन? पैसा कमाने के लिए। पैसा मतलब रियल कैश, इसी के लिए तो सब कुछ नाटक कर रहे हैं, और यही गायब हो रहा है तो क्या फ़ायदा? तो एक काम करते हैं, अब अपन एक सेपरेट टेक्निक अपनाते हैं। क्या? कि अब से कैश के ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करें, उससे कोई यूटिलिटी नहीं निकलती, और रिकॉर्ड कर भी लेते हैं तो वापस से लेजर में कैश का अकाउंट बनाना पड़ जाता है और बैलेंस तो वहाँ जाके निकलता है। तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट कैश का अकाउंट ही बना लेते हैं ना। बहुत सिंपल है, कैश का अकाउंट बनाना तो बहुत सिंपल है। कैश तो मेरे लिए क्या है? असेट। असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, ये तो मुझे पता ही है। तो डायरेक्टली कैश अकाउंट में ही चल जाता हूँ। जब जब पैसे रिसीव करता हूँ तो कहाँ लिख दूंगा? डेबिट साइड। और जब जब पैसे पे कर रहा हूँ कहाँ लिख दूंगा? क्रेडिट साइड। सिंपल, बैलेंस डायरेक्टली निकल जाएगा और उस बैलेंस को मैं चेक कर लूँगा, है कि नहीं? तो यार यहाँ जर्नल में कैश को रिकॉर्ड करने से मेरा कैश का जो बैलेंस था वो इंस्टेंट नहीं निकल रहा था। उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ रहा था? कैश अकाउंट में। तो एक काम करते हैं, कैश अकाउंट डायरेक्टली बना लेते हैं, उसके लिए जर्नल की ज़रूरत मेरे को है ही नहीं। तो हमने एक काम किया, अब से लेजर में कैश का अकाउंट नहीं बनेगा, कैश के ट्रांजेक्शन डायरेक्टली रिकॉर्ड होंगे कहाँ पे? कैश बुक में। और उसका फॉर्मेट किसकी तरह रखा? सेम टू सेम कैश अकाउंट की तरह रखा। देख लो आप, अगर मैं यहाँ से ये डिस्काउंट और बैंक का कॉलम हटा दूँ तो वही तो है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो ये कैश का अकाउंट ही तो है। अब मैं डायरेक्टली क्या बनाने लग गया? अकाउंट बनाने लग गया, है कि नहीं? और अकाउंट बनाना है तो वो रूल तो मेरे को समझ में आ ही गया। लेबर को सिखा दिया तो हम तो रूल से पढ़ लेते हैं। पैसा आया तो डेबिट, ये रही लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लो। पैसा गया तो क्रेडिट, ये रही क्रेडिट साइड, यहाँ रिकॉर्ड कर लो। सिंपल, क्लियर है सबको? अब अपन कैश बुक के बारे में वो लल्लू बातें नहीं पढ़ेंगे जो आपको ऑलरेडी आती है। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, कौन सा अकाउंट यूज़ करना है वो आपको आता है। मेरे को पता है, 2 साल अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, पढ़ो कि मत पढ़ो वो चीज़ आपको आती है। कैश बुक हर कोई बना लेगा। हम सिर्फ कैश बुक के बारे में स्पेशल बातें डिस्कस करेंगे। क्या स्पेशल बातें? पहली बात, कैश बुक का बैलेंस कैसे निकलता है? टोटल करते हैं सर, जिस साइड टोटल कम होता है उस साइड बैलेंस निकल जाता है, यही होता है। हाँ, हम यहाँ पे करेंगे टोटल रिसीट्स और यहाँ पे करेंगे अपन टोटल पेमेंट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम रिसीट ज़्यादा होगी, पेमेंट कम होगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, है ना? लेकिन बैंक में उल्टा हो सकता है, पता है ना आप लोगों को? बैंक में उल्टा हो सकता है, क्योंकि बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है कि अगर आपके बैंक में पैसे कम है फिर भी आपको ज़रूरत ज़्यादा की है तो आप ओवरड्राफ्ट ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो। अब आप ज़्यादा विड्रॉ कर लोगे तो आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब जमा तो कराए थे कम 80,000, विड्रॉ कर लिया आपका 1 लाख, है ना? तो 20,000 ओवर विड्रॉ कर लिया, तो फिर अब बैलेंस किधर आएगा? इस साइड। और यहाँ पे लिखेंगे अपन टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो बैंक का बैलेंस तो यहाँ निकल जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लो ये 80,000 था और ये 1 लाख था, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000 और एट द एंड टोटल के कॉलम में अपन हिसाब बराबर करके दिखा देंगे। ये लो सर, दोनों साइड बराबर हो गया। यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो उल्टा पॉसिबल है ही नहीं। ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना कि कैश में 150 थे और आपने खर्च कर दिया 170। कहाँ से लाए भाई? एक्स्ट्रा 20 कहाँ से लाए? पॉसिबल है ही नहीं कभी।
तो 150 आए थे, 110 मैंने खर्च कर दिया, बैलेंस कितना निकलेगा 40, और टोटल हो गया वापस से 150, 150। अब आई मुद्दे की बात, ये सारी मुद्दे की बात नहीं थी, ये तुम्हें आप पता था। अब आई मुद्दे की बात, क्या कि डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस नहीं निकलता। मान लो यहां पे 30,000 और यहां पे 35,000, तो कभी भी यहां 5,000 निकाल के मत बैठ जाना। यहां पे डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस नहीं निकलता। किस किस को ये बात पता थी ऑलरेडी, बताओ, हैंड रेस करो। 1 2, मैं तो बताता हूँ, तुम लोग भूल जाते हो सालों। तुम्हारे टीचर ने बताई होगी, तुम भूल गए हो। जिनको पता है उनसे पूछते हैं, बताओ बेटा क्यों? तो हाँ, ज़रूरी नहीं है, इसीलिए तो बैलेंस निकलना चाहिए। क्यों नहीं निकलता? बोलो भाई बोलो। करेक्ट, एक तो है डिस्काउंट अलाउड और एक है डिस्काउंट रिसीव। आप कैश का बैलेंस निकालते हो कैश से, बैंक का बैलेंस निकालते हो बैंक से। कभी कैश के बैलेंस को बैंक के बैलेंस से कंपेयर करते हो क्या? नहीं ना। तो ये दोनों डिस्काउंट सेम थोड़ी है। पैसा रिसीव करते टाइम जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो कौन है? डिस्काउंट अलाउड। और पे करते टाइम हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ये कौन है? डिस्काउंट रिसीव। तो बेटा ये दोनों जो डिस्काउंट है ये कोई सेम डिस्काउंट थोड़ी है, ये तो डिफरेंट अकाउंट है। ये डिस्काउंट अलाउड का अकाउंट है, ये डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट है। दोनों का आप कंबाइंड बैलेंस नहीं निकाल सकते, रिसीव का अलग निकलेगा और अलाउड का अलग निकलेगा। तो अपन तो सिर्फ टोटल करके छोड़ दें। और अब इस टोटल का आगे क्या होता है ये मैं आपको लेजर में समझाऊंगा। मीन्स एक डिफरेंस और पता पड़ा, मैंने बोला ना कि इस टोटल का आगे क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस में, ये अपन लेजर में समझेंगे। तो एक डिफरेंस और पता लगा कि अगर मैंने कैश बुक बना दी तो मुझे कैश का अकाउंट लेजर में बनाने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना, वहाँ बैलेंस ही तो निकालते हो, निकल तो गया। सेम बेसिस पे बैंक अकाउंट बनाऊंगा क्या? वहाँ पे बैलेंस ही तो निकालते हो, निकल गया। लेकिन डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकला। इसका मतलब डिस्काउंट का बैलेंस निकालने के लिए डिस्काउंट का अकाउंट तो बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव दोनों का अकाउंट अलग अलग बनेगा। कहाँ पे? लेजर। और इधर से तो एक सिंगल पोस्टिंग हो जाएगी 30,000 और 35,000। हो सकता है कुछ और भी एंट्रीज हो डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड, वो एंट्रीज भी वहाँ जाएगी और फिर उनका बैलेंस निकलेगा अलग से, वो लेजर में सीखेंगे। हाल फिलहाल 2 फर्क समझे अपन ने। एक, सर डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। और अगर बैलेंस नहीं निकलता तो इट इज़ नॉट एन अकाउंट, इट इज़ जस्ट एन स्टेटमेंट। तो हमें लेजर में अलग से जाके क्या बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। डन? क्लियर? अब 80% कैश बुक कंप्लीट कर लेते हैं ये कह के कि क्या आपको पता है पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। डन? मैं 2-3 चीज़ें पूछ लूँ, अगर आप सही जवाब दे दोगे तो फिर मैं मान लूँगा कि हाँ आपको आता है। परचेज गुड्स फॉर कैश, आप बता रहे हो जनरल एंट्री, मैं पूछ रहा हूँ कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? इस साइड क्या लिखेंगे? वेरी गुड, बाय परचेजेस। क्लियर है सबको? सबको आ गया थे? सेम तरीके से चिराग, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 2 सेल्स। करेक्ट, सबको समझ में आ गया? 2 सेल्स, ओके। सोल्ड गुड्स टू राम, रिकॉर्ड ही नहीं होगा सर। सोल्ड गुड्स टू राम, उधार में बेचा है, क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये भी क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है। कैश रिसीव फ्रॉम राम, डेबिट साइड में कैश रिसीव हुआ, पैसा आया तो डेबिट, क्या रिकॉर्ड करेंगे? टू राम। वेरी गुड। कैश पेड टू राम, बाय राम, सिंपल है ना? कमीशन रिसीव, क्या आएगा? टू कमीशन। वेरी गुड। सैलरी पेड, टू सैलरी पेड। सैलरी पेड तो इस साइड आएगा टू सैलरी,
आपने सैलरी पे करी तो पैसा आया आपके पास, बाय सैलरी पैसा गया, ठीक है। मेरा नाम भूल गया मैं, सॉरी, प्रथम चौथवानी है ना, प्रथम। कैश पेड टू सोहन ₹10,000 एट 5% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पे किया, पे किया, इधर आएगा, डन। बाय क्या आएगा, बाय सोहन, वेरी गुड, अमाउंट, हाँ 10,000 5% डिस्काउंट। कैश में 9,500, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 500, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 500। इट मीन्स यू मीन टू से कि यहाँ लिखूंगा मैं टू सोहन, सॉरी बाय सोहन 9,500, बाय डिस्काउंट रिसीव 500, वेरी गुड। बाय सोहन में ही मैं यहाँ लिखूंगा बाय सोहन 500 और 9,500, ये सही, ऐसे ही बोल रहे तू, करेक्ट क्या है कालिंदी, करेक्ट क्या है, करेक्ट। मीन्स आपको इतना पता है कि अगर हम पैसे पे करते टाइम डिस्काउंट रिसीव करें तो जहाँ पेमेंट लिख रहे हैं वहीं उसके सामने डिस्काउंट लिख दें, कोई अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है ना। मतलब डिस्काउंट का कॉलम तो बहुत सिंपल हो गया, लल्लू हो गया एकदम, सिर्फ डिस्काउंट का अमाउंट ही तो पुट करना है। सेम तरीके से पैसे रिसीव करेंगे तो डिस्काउंट कट करने के बाद रिसीव कर रहे हैं, तो जितना रिसीव कर रहे हैं उतना कैश के कॉलम में, और जितना डिस्काउंट हम दे रहे हैं वो डिस्काउंट के कॉलम में, अलग से एंट्री थोड़ी करनी पड़ती है कि नहीं। एग्री होना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। और अगर यही सारे ट्रांजेक्शन कैश के बजाय चेक से हो रहे होते तो आप कौन से कॉलम में लिखते, बैंक के कॉलम में, डन। तो ओपन आ जाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि आप 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व करोगे तो आपको ये सारी बातें तो पता पड़ ही जाएगी कहाँ पे क्या लिखना है, मुझे वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपन थोड़े हायर लेवल पे चलते हैं, लल्लू वाले लेवल से थोड़े हायर लेवल पे चलते हैं, मेंटोस पे, है ना। पहली बात, कैश बुक कितने तरीके की होती है, 3 तरीके की, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम कैश, डबल कॉलम कैश एंड बैंक, ट्रिपल कॉलम कैश बैंक डिस्काउंट। गलत, 2 बैंक आते हैं ट्रिपल कॉलम में, ट्रिपल कॉलम वाला सही है, डिस्काउंट कैश एंड बैंक ट्रिपल कॉलम सही है, सिंगल कॉलम कैश भी सही है, डबल कॉलम कैश एंड बैंक गलत है। बोल मनन क्या बोल रहा है, क्यों। डबल कॉलम कैश बुक 3 सब कैटेगरी होती है, डबल कॉलम कैश बुक 3 तरीके की होती है। देखो नाम से ही जज हो रहा है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। मतलब अमाउंट के 1 कॉलम होगा, 2 कॉलम होंगे, 3 कॉलम होंगे। 1 होगा तो कैश ही होगा, 3 होगा तो 3 होंगे। लेकिन जब डबल कॉलम है तो 2 कॉलम कोई से भी ले सकते हो, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बो। डबल कॉलम कैश बुक कैश एंड डिस्काउंट भी होती है, डबल कॉलम कैश बुक बैंक एंड डिस्काउंट भी होती है, और डबल कॉलम कैश बुक कैश एंड बैंक भी होती है। आपको क्वेश्चन में कैश बैंक कराया जाता है तो आपके मन में बैठ गया है कि डबल कॉलम कैश बुक मतलब कैश और बैंक, डबल कॉलम कैश बुक मतलब डबल कॉलम किसी भी चीज़ के हों, ठीक है। हाँ, अब जो ये कार्तिक कह रहा है ना, इसको मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड से समझाता हूँ। ये यूँ कह रहा था कि ट्रिपल कॉलम में 2 बैंक के कॉलम होते हैं। आज मैं कहूँ तो मेरे खुद के 7 बैंक अकाउंट हैं और 12-15 बैंक अकाउंट में ऑपरेट करता हूँ, सबके मिला के, यार दोस्तों के मिला के, है ना। तो अब इतने सारे बैंक अकाउंट हैं, तो अगर मैं कैश बुक बनाने जाऊँगा ना, तो आप ये जज कर सकते हो क्या कि हर बैंक अकाउंट का अलग कॉलम बनना चाहिए। अभी अपन एग्जांपल लेते हैं, मेरे 2 बैंक अकाउंट हैं, एक कोटक है और एक एक्सिस है, तो दोनों के कॉलम अलग अलग बनने चाहिए ना, कि जिसको मैंने एक्सिस से पैसा दिया उसको एक्सिस के कॉलम में लिखूंगा, जिसको मैंने कोटक से पैसा दिया उसको कोटक के कॉलम में, पैसा कोटक में आएगा तो कोटक के कॉलम में, एक्सिस में आएगा तो एक्सिस के कॉलम में, ताकि दोनों का बैलेंस भी अलग अलग निकलेगा।
कि ये एक्सिस का बैलेंस और ये कोटक का बैलेंस। फिर जब बैंक रिकन्सिलेशन बनेगा तभी तो काम आएगा। आप बैंक का एक ही कॉलम बना दोगे तो ये तो कंबाइंड बैलेंस है कोटक और एक्सिस का। फिर रिकन्साइल कैसे करोगे कि डिफरेंस किस में, कैसे पता पड़ा हो किसका कितना बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आप अकाउंट थोड़ी बना रहे हो, बैंक अकाउंट अलग से थोड़ी बना रहे हो। समझे कि नहीं समझे? तो अगर किसी के मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो फिर तो यहाँ पे मल्टीपल कॉलम चल सकते हैं, जितने बैंक अकाउंट हो उतने कॉलम, पर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी फिर कैश बुक को सिर्फ कैश के कॉलम तक ही सीमित रखा जाता है, और बैंक के लिए तो अपन नॉर्मल प्रैक्टिस चलाते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, क्योंकि आजकल हर किसी के मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अपनाई जाती है, क्या आपकी इनकम के लिए एक अलग अकाउंट हो, आपके एक्सपेंसेस के लिए एक अलग अकाउंट हो, और एक सेपरेट अकाउंट हो दूसरे किसी कामकाज के लिए। दूसरा किसी कामकाज मतलब एक डायरेक्टर है, मतलब यूँ मान लो कि ये BCC है, इसके हम 3 अकाउंट ऑपरेट करते हैं। किस किस के लिए? एक इनकम का अकाउंट, तो जब भी फीस आती है उसी अकाउंट में लेते हैं ताकि फ़ीस अच्छे से रिकनसाइल हो जाए, कितनी आई, पैसा अकाउंट में आया कि नहीं आया। एक एक्सपेंसेस के लिए, जब इस अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है तो इस अकाउंट से एक लमसम एंट्री आती है इधर कि महीने भर में हमारा 2 लाख रुपए का खर्चा है, तो महीने भर की एक ही एंट्री आएगी 2 लाख रुपए, और उससे सारे पेमेंट होते जाएंगे। और तीसरा अकाउंट हम रखते हैं शब्बीर सर के लिए, कि वो जो छोटे मोटे खर्चे करते रहते हैं ना, वो कौन से अकाउंट से रहेगा? तीसरे अकाउंट, ताकि हिसाब मेंटेन रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे कि देखो इतना पैसा आया था, इतना पैसा खर्च हुआ है, और ये मैंने खर्च किया है। समझ में आया? अब मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं और मल्टीपल कॉलम बनेंगे, तो बनाने वाला तो कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? गलतियाँ होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या फॉलो होता है कि कैश बुक सिर्फ कैश के कॉलम तक ही सीमित रहती है, बैंक के ट्रांजैक्शन अभी भी जर्नल के थ्रू बैंक अकाउंट्स अलग अलग सेपरेट बनते रहते हैं, क्योंकि अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है सारा। आप जो पढ़ रहे हो तो सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप वो कंप्यूटराइज सिस्टम को समझ सको, उसको चेक कर सको। अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है ना, अब तो हर चीज़ की एक फॉर्म बन के आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह। आपको ब्लैंक्स में अमाउंट पुट कर देने होते हैं, डेट और अमाउंट पुट कर देने होते हैं, सारी चीज़ें अपने आप ही बन जाती है। जर्नल एंट्री अपने आप हो जाती है, कैश बुक अपने आप बन जाती है, सब्सिडरी बुक अपने आप बन जाती है, कैश फ्लो फंड फ्लो अपने आप बन जाता है, P&L बैलेंस शीट सब कुछ अपने आप बन जाता है। एक प्री सेट फॉर्म आ गया है। मतलब अगर आप सेल की एंट्री करना चाहते हो तो यहाँ पे बटन लिखा हुआ होगा सेल, क्लिक कर दो, उसमें 3 चीज़ें डालनी है आपको, कब, किसको, कितना। बस डेट भी आज खोलोगे तो आज की डेट लगी हुई होगी, चेंज करनी हो तो कर दो। किसको बेचा तो पार्टीज की लिस्ट होगी, आपको एरो से सेलेक्ट करना है और अमाउंट लिखना है जो आपके पास बिल बुक में लिखा हुआ होगा, एंटर मार देना है, हो गई सेल की एंट्री। तेल लेने का डेबिट, तेल लेने का क्रेडिट, काय की इनकम, काय का एसेट, कुछ भी नहीं। सेम चीज़ परचेज, सेम चीज़ रिसीट, सेम चीज़ पेमेंट। आप पैसे रिसीव कर रहे हो, यहाँ पे रिसिप्ट का बटन होता है, क्लिक कर दो, कब, किससे, कितना, खत्म। पेमेंट कब, किसको, कितना, खत्म। जर्नल एंट्री सारी अपने आप हो जाएगी। तुम्हें जर्नल एंट्री देखनी है, वहाँ पे फॉर्मेट में जाके जर्नल एंट्री क्लिक करो, सारी जर्नल एंट्री दिख जाएगी। कैश बुक देखनी है, कैश बुक देखो, कैश फ्लो देखना है, कैश फ्लो देखो, सब कुछ अपने आप हो जाता है। ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो फिर, पागल हो गए? 15 दिन का टैली का कोर्स होता है, वही करा दो ना, है ना, वही कर लेते हैं ना। तो वो करके पता है आप क्या बनोगे? लेबर। और टैली का कोर्स करके पता है आप क्या बनोगे? लेबर। कैसे? क्या आप बस डेटा पंचिंग वाले रह जाओगे। आपके पास एक बिल बुक आएगी, डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट, ये करता रहना है। और आपने कभी अकाउंटेंट में एंट्री करते देखा है? पता है एंट्री कैसे करता है? मान लो ये स्क्रीन है, ये कीबोर्ड है और ये बिल बुक है, तो ना वो स्क्रीन की तरफ देखता है ना वो कीबोर्ड की तरफ देखता है। वो पता है कैसे करता है? वो सिर्फ बिल बुक की तरफ देखता है, वो यूँ करता है, खत्म। पूरे दिन एक काम करता हूँ। आपको ये सब कुछ पता है क्यों पढ़ाया जा रहा है? कि जब वो काम कर दे और सिस्टम अपना काम कर दे तब आपको बुलाया जाए। चेक करो कहीं इसने तो हेरा फेरी नहीं करी, चेक करो कहीं यहाँ पे तो कोई गलती नहीं रह गई। तब आपके पास थोरो नॉलेज होनी चाहिए कि सिस्टम भी काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है,
ये भी काम कर रहा है तो कैसे कर। इसलिए आपको अभी भी उसी मैनुअल बुक्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। ये बात तो मैं कह रहा हूँ ना, कैश बुक कोई नहीं बनाता आजकल। रिसिप्ट का पेज आता है, पेमेंट का पेज आता है, डेट नेम अमाउंट, डेट नेम अमाउंट, पर वो पेज में इंफॉर्मेशन डलने के बाद वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, क्यों जाती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तभी तुम उस मैनुअल लेबर से थोड़े अब जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ओके। आपको कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम हो गया, ठीक है। अब इन सब से थोड़ा परे चलते हैं। दो चीज़ें आपको सीखनी है, एक आती है कॉन्ट्रा एंट्री और एक आता है चेक इन हैंड। और कुछ नहीं समझना पूरे कैश में, बाकी सब कुछ जो समझाना था समझा दें। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? आपस में ट्रांजेक्शन, या तो कैश में बैंक पैसा जमा कराना, सॉरी बैंक में पैसा जमा कराना या विड्रॉ करना। सिर्फ ये दो ही कॉन्ट्रा एंट्री होती, तीसरी कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। अब कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आपको पता होगा यहाँ पे लेजर फोलियो में क्या लिखना होता है, सी क्यू, सी फॉर कॉन्ट्रा। मोस्टली हर कोई आंसर यही देता है, सी फॉर कॉन्ट्रा, डिनोट करने के। किसका अकाउंट बनाएंगे अपन? कॉन्ट्रा एंट्री में किसी का अकाउंट नहीं बनाना होता अपन को। कॉन्ट्रा एंट्री में लेजर में जाना ही नहीं होता है, इसीलिए सी लिखते हैं यहाँ पे। कॉन्ट्रा एंट्री में सी लिखना पता है क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ों को रिसीव करोगे, राम श्याम मोहन सोहन, सेल्स कमीशन सब रिसीव करोगे, तो सर ट्रांजैक्शन के तो दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आपने तो अभी एक ही इफेक्ट लिखा है, डेबिट वाला, क्रेडिट वाला। तो मोहन सोहन सेल्स और कमीशन में जाके क्रेडिट की एंट्री भी तो पास करनी पड़ेगी। बाय कैश बाय कैश बाय कैश बाय कैश, याद आया? आया कि नहीं आया? तो लेजर में पोस्टिंग तो होती है, लेकिन किसके अकाउंट में होती है? रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में होती है। लेजर में कैश का तो अकाउंट बनता ही नहीं ना, कैश का तो अकाउंट ही यही है, रेस्पेक्टिव अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। अब कॉन्ट्रा के लिए सी इसलिए लिखना है ताकि आपको याद आ जाए कि भाई रेस्पेक्टिव अकाउंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। उसका दूसरा वाला इफेक्ट भी यही इसी कैश बुक में लिखा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है सबको कि भाई बाकी सब के लिए तो आप लेजर में जाके पोस्टिंग करोगे, और एलएफ का कॉलम बनाया ही इसलिए जाता है। ये तो इसने मेरी थोड़ी स्पीच चेंज कर दी पहले बोल के, नहीं तो मैं तो पहले यूँ पूछता कि यहाँ सी लिखते हो एलएफ के कॉलम में, तो बताओ एलएफ का कॉलम बनाया ही क्यों जाता है? लेजर फोलियो का कॉलम क्यों बनाया जाता है? छोरा बोल रहा है सी लिखने के लिए। अरे नहीं भाई, लेजर का कॉलम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम। कि आपने यहाँ पे जो एंट्री करी है वो लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पे रिकॉर्ड हो रही है, वो पेज नंबर यहाँ लिखते हैं, LF लेजर फोलियो। फोलियो मतलब पेज नंबर। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये खाली रहता है, सॉरी प्रैक्टिकल क्या, एकेडमिक वर्ल्ड में ये LF का कॉलम खाली रहता है। क्यों खाली रहता है? क्योंकि अगर क्वेश्चन आ रहा है तो जनरल का आ रहा है, लेजर बनवा नहीं रहे। कैश बुक का आ रहा है, लेजर बनवा नहीं रहे, तो मैं लेजर का पेज नंबर कहाँ से लिखूँ? लेकिन अगर मान लो ये डबल एंट्री के कारण मैं किसी भी एक एंट्री को पोस्ट करना भूल जाऊँ, किसी भी एक एंट्री को पोस्ट करना भूल जाऊँ, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। बैलेंस शीट टैली नहीं होगी मतलब कोई ना कोई गलती है। अब गलती को ढूंढने जाओ फिर पुराना वापस, कहाँ से ढूंढूंगा मैं किस में गलती हो गई? एक एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि ये वाली चीज़ लेजर में पोस्ट हुई कि नहीं हुई, तो कहाँ पोस्ट हुई कैसे देखने जाऊँगा? तो मैं तो पहले ही पेज नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे रियल में पेज नंबर लिखे जाते हैं कि आपने अगर यहाँ लिखा है 2 राम, तो लेजर की बुक में राम का अकाउंट कौन से पेज नंबर पे है, चौथे पे है कि 5वें पे है, तो यहाँ पे 4 और 5 लिखा जाएगा। तो आप इजीली जाके क्रॉस चेक कर लो कि राम से 10,000 रुपये आए थे, उसके अकाउंट में 10,000 से ही एंट्री हो रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि एक ज़ीरो कम ज़्यादा हो गया हो। समझ में आया? तो ये क्रॉस चेक करने के काम आता है। अब क्रॉस चेक करने के काम में आता है तो हर एक एंट्री के आगे एक नंबर होगा, पर कॉन्ट्रा एंट्री के आगे तो नंबर हो नहीं सकता ना, क्योंकि कॉन्ट्रा का तो दूसरा इफेक्ट भी कहाँ पे है, कैश बुक में ही है। पता है ना आपको ये बात? सबको पता है ना ये बात कि मैंने कैश विड्रॉ किया तो कैश आया, कैश में तो रिसिप्ट वाली साइड,
और बैंक में से पैसा गया बैंक में पेमेंट वाली साइड, तो दोनों एंट्री यही हो गई ना, तो दोनों के आगे सी लिखूंगा ताकि डिनोट हो जाए कि भाई साहब इसका जो सेकंड वाला ट्रांजैक्शन है वो भी सेम डेट पे इस साइड देख लो सी लिखा हुआ होगा। इसीलिए सबसे पहले मैंने ये पूछा सी क्यों लिखते हैं, और आप लोगों ने बोला सी फॉर कॉन्ट्रा है, और मैं डिनाई करता हूं सी फॉर कॉन्ट्रा नहीं है, सी फॉर कैश बुक है। कि एलएफ में बाकी सबका तो पेज नंबर लिखोगे ना, कि लेजर में उस पेज नंबर पे चले जाओ, और कॉन्ट्रा के आगे सी लिखोगे कि इसका सेकंड इफेक्ट तो कहाँ पे है, कैश बुक में ही है, इसलिए सी फॉर कैश बुक लिखा जाए। आ रही ये बात समझ में? कल अपन कॉन्ट्रा एंट्री करना सीखेंगे और चेक इन हैंड की एंट्री करना सीखेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं अपन। बाय, टाटा सी। हेलो, हाँ जी, कौन?